जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सब लोग मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सब जान रहे हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम सब पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों अपने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा था कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और कौन कौन सी कमेटी ने यह बात कही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, या किस कमेटी ने यह बात कही थी कि भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों इसके बारे में भाषाई प्रांत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आंध्र प्रदेश कैसे सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बना था इसके बारे में भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों का कब निर्माण होता है भाषा के आधार पर, गोवा कब बनता है, नागालैंड कब बनता है, गुजरात महाराष्ट्र से अलग कब होके बनता है। तो आप सबने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो लोग रेगुलर क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा दोस्तों कि हमारी ये जो इंडियन पॉलिटी है यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का या जो वीडियो है या एक क्रम से चीज़ें चल रही है इसमें हम आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। बस आप नियमित क्लास को देखते रहें, चीज़ों को लेकर बने रहें तो आप पूरी तरह से पॉलिटी इसमें पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग अभी नए चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों, बस आप सबसे निवेदन है कि आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर एक क्रम से एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाए और इंटरलिंक कर पाए। और जो लोग नियमित क्लास को देख रहे हैं उन सबसे बस एक निवेदन है कि आप लोग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहे, अपना रिवीजन करते रहे, अपना प्रैक्टिस करते रहें। इसी क्रम में दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नागरिकता के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले, जो कि जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता। और नागरिकता एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और अभी आप देखे होंगे पिछले 2-3 साल में नागरिकता को लेकर बहुत मुद्दा भी चला था, कुछ इस तरह के बिल भी आए थे। तो आपके लिए नागरिकता यानी सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सुनेंगे और नोट डाउन करते चलते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें और सुनने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। नागरिकता को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप। यानी नागरिकता को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, नागरिकता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप। तो आज हम इसी नागरिकता के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि नागरिकता से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में और किस तरीके से यह नागरिकता वाला चैप्टर आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों हम बात करते हैं नागरिकता की। तो सबसे पहले अगर हम नागरिकता की बात करें, सिटीजनशिप की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। आप जानते हैं ना हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि ये जो नागरिकता है यानी जो सिटीजनशिप है, इस सिटीजनशिप का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। तो आप सब याद रखेंगे दोस्तों, भाग 2 में संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यानी भाग 2 में आपने पढ़ा दोस्तों कितने भाग संविधान में है, आप सब ने पीछे पढ़ा है। आप सब वीडियो अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, आप सारे भागों के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों कि 22 भाग हैं और किन किन भागों में क्या क्या प्रावधान दिया गया, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आप सबने पीछे पढ़ा है। तो आप यहां याद रखेंगे दोस्तों जो नागरिकता है वह भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो आपके लिए सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नागरिकता की अगर बात की जाए, नागरिकता कहां पर दिया गया, तो संविधान के भाग 2 में दिया है। और कौन सा अनुच्छेद इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की चीजें किससे संबंधित है, वह संबंधित है नागरिकता से संबंधित है, यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। तो आप सब दोस्तों इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ये याद रखेंगे। आप जानते हैं ना दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी हमारे देश में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे दोस्तों तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आप याद रखेंगे अगर बात किया जाए दोस्तों यूएसए की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता के। सबसे पहले आप जानते हैं ना अमेरिका जो राज्यों का संघ है, कई राज्यों को मिला के बना है अमेरिका। तो वहाँ पर आप जिस राज्य के होंगे सबसे पहले तो उस राज्य के आप नागरिक माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं तो सबसे पहले आपकी एक नागरिकता ये हो गई कि आप कैलिफोर्निया के, उसके बाद आप ओवरऑल क्या बोले जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के नागरिक बोले जाएंगे। लेकिन भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है सॉरी दोस्तों, भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं
तो आप वहां के नागरिक नहीं बोले जाएंगे, आप वहां के निवासी बोले जाते हैं। आप देखेंगे ना, आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है। जो दोस्त फॉर्म भर रहे होंगे, जो लोग अभी पढ़ाई किए होंगे, वो सब जानते हैं दोस्तों, आप सबका क्या बनता है, निवास प्रमाण पत्र बनता है कि आप किस राज्य में निवास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां एकल नागरिकता है, आप भारत के ही नागरिक बोले जाएंगे, आप अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं बोले जाएंगे। आपका जो भी कुछ होगा आप भारत के नागरिक बोले जाएंगे। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में क्या है दोस्तों, अमेरिका में देखेंगे कि दोहरी नागरिकता है। एक तो जिस राज्य का व्यक्ति रहता है उस राज्य का भी नागरिक बोला जाता है और ओवरऑल यूएसए का भी नागरिक बोला जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें गलती नहीं करेंगे कि भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप की बातें की गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। आप अलग अलग राज्यों के अलग अलग नागरिक नहीं माने जाते, वहां के निवासी माने जाते हैं। नागरिक और निवासी में यही अंतर होता है कि आप उस जगह पे पैदा हुए हैं, उस जगह पे रह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप कहां के बोले जाते हैं दोस्तों, आप बोले जाते हैं भारत के नागरिक। तो आप याद रखेंगे, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों, भारत में दो तरह के लोग हैं, एक जो होता है नागरिक और एक होते हैं विदेशी। और विदेशियों में भी जानते हैं दोस्तों, मित्र देश के हैं और शत्रु देश के हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि हमारे यहां जो यहां पैदा हो रहे हैं, जानते सब यहां भारत के नागरिक हैं, लेकिन कुछ यहाँ विदेशी भी तो रहते हैं। जैसे कुछ अलग देशों से आके लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं, कोई अपना यहाँ व्यवसाय कर रहा है, कोई यहाँ रखे। जैसे यहाँ के भारतीय भी जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इसी तरह दोस्तों भारत में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, दो तरह के लोगों का मतलब ये होता है, एक तो सबसे पहले भारत के नागरिक हो गए, मतलब जो लोग भारत के सिटीजन हैं। एक है दोस्तों भारत में विदेशी भी रहते हैं। विदेशियों में जानते हैं ना, कुछ मित्र देश हैं, कुछ शत्रु देश हैं। अब आपका शत्रु कौन है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आपको पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बताया जाता है कि हमारा सबसे शत्रु देश कौन है, पाकिस्तान। आजकल देख रहे हैं चीन से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए तो विदेशी में दो तरह के लोग हैं, एक मित्र देश के रहने वाले, एक शत्रु देश के रहने वाले। तो इसका मतलब भारत में जो विदेशी रहते हैं वो यहाँ के नागरिक नहीं है, यहाँ वो लोग निवासी हैं। मतलब यहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन नागरिक वही होता है जो यहाँ जन्म लेता है। अभी आगे आप पढ़ने वाले दोस्तों कि भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है, तो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी यहाँ इतना याद रखेंगे कि भारत में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक नागरिक होते हैं, एक विदेशी होते हैं। इसी वक्त दूसरे देश में हम जाते हैं, जैसे अमेरिका में हम जाएंगे तो अमेरिका में भी हम क्या कहलाएंगे, विदेशी कहलाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि नागरिकता कहां दिया गया, भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है और भारत में दो तरह के नागरिक होते हैं, एक नागरिक जो यहाँ के बोले जाते हैं, सिटीजन जो बोले जाते हैं, एक विदेशियों में मित्र देश के भी होते हैं, शत्रु देश के भी होते हैं। तो आप गलती नहीं करेंगे। नागरिकता से संबंधित ये जो बेसिक फैक्ट है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। अब कुछ और बेसिक फैक्ट जो नागरिकता से संबंधित है, जिससे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, आप उसको भी देख लीजिए कि नागरिकता से और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो देखिए, हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 11 की, यानी आर्टिकल 11 के अंतर्गत क्या चीजें आती है। देखिए, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपने भी पढ़ा ना, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की चीजें कहां दी गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चीजें किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो इसी प्रोसेस में अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 में क्या बातें रखी गई हैं नागरिकता से संबंधित। तो देखिए, इसमें बात कहा गया है दोस्तों कि संसद द्वारा, यानी संसद का मतलब होता है दोस्तों पार्लियामेंट। आप जानते हैं ना, संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, यानी जो सिटीजनशिप का जो अधिकार है, इसका विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। यानी ये जो नागरिकता का अधिकार है, इसका विनियमन किससे किया जाएगा, विधि के द्वारा, यानी लॉ के द्वारा, यानी कानून के द्वारा इसका विनियमन किया जाना है, इसका रेगुलेशन किया जाएगा। इस तरह की बातें कहां रखी गई है दोस्तों, तो इस तरह की बातें अनुच्छेद 11 के अंतर्गत रखी गई है, आर्टिकल 11 के अंतर्गत रखी गई है। तो आप इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि सीधे सीधे आपसे एग्जाम में अनुच्छेद दे दिया जाता है कि अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 में किस बात को रखा गया है। तो आर्टिकल 11 जो दोस्तों नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित, और कौन करेगा दोस्तों, इसको संसद करेगा, यानी पार्लियामेंट करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट क्या है नागरिकता से संबंधित। देखिए,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो आप इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को किसने पारित किया था? तो इसको पारित किया था दोस्तों संसद। संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। आप जानते हैं ना पार्लियामेंट दिल्ली में है, तो संसद द्वारा पारित किया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को। अब अगला फैक्ट क्या है दोस्तों जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। देखिए तो यहां कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आप इसको आगे भी पढ़ने वाले कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नागरिकों को मिले हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को मिले हैं, तो आप उसको आगे पढ़ने वाले, लेकिन यहां दे दिया गया है तो आप दोस्तों इसको समझ लीजिए। तो देखिए कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं। अब हम उनकी बात करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। तो देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से अधिकार हैं या कौन कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों का मतलब होता है दोस्तों कि केवल भारतीय सिटीजनशिप को जिसकी नागरिकता मिली सिर्फ उसी को मिला, यानी विदेशियों को यह अधिकार नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद आप याद रखेंगे? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यानी आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। तो आप याद रखेंगे जो 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे अनुच्छेद है दोस्तों ये केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, यानी ये विदेशियों को नहीं मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को नहीं मिले हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को मिले। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 15, 16 और अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो केवल नागरिकों को दिया गया है। अब आप देख लीजिए दोस्तों दोहरी नागरिकता के बारे में हमने अभी आपको पहले ही बताया है कि अगर बात किया जाए दोहरी नागरिकता व्यवस्था को कहां अपनाया गया है, तो यह दोस्तों अमेरिका और स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां पर है दोस्तों, तो यह अमेरिका में भी है और स्विट्जरलैंड में है। और आपने अभी देखा है दोस्तों कि भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, यानी एकल नागरिकता की बात की गई है। और दोहरी नागरिकता वहां किस आधार पर दी जाती है दोस्तों? वह राज्यों के लिए भी पृथक नागरिकता है, मतलब वह जिस राज्य में जन्म लेता है वहां का भी वह नागरिक माना जाता है, और ओवरऑल अमेरिका की वही नागरिक माना जाएगा और स्विट्जरलैंड का भी माना जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों दोहरी नागरिकता की अगर बात की जाए तो दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहां पर है? अमेरिका में है और स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपकी सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाए जो दोस्तों एकल नागरिकता की, तो वह भारत में है। तो आप इसको गलती नहीं करेंगे दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको याद रखना है, अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेंगे कि दोहरी नागरिकता और सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात कहां की गई है। अब दोस्तों हम इसको इरेज कर देते ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये नागरिकता वाला जो फैक्ट है, कुछ दोहरी नागरिकता और सिंगल सिटीजनशिप की वाली बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब हम अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानते हैं ना आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चीजें किसमें दी गई है दोस्तों? नागरिकता से संबंधित दी गई। तो हम अलग अलग अनुच्छेद को यहां पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है यानी जो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है दोस्तों, यह लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, या हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीचिंग से संबंधित टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी जिसको आरओ एआरओ बोला जाता है दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां भी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो उस हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। तो आप सब बहुत ध्यान से चीजों को सुनते रहें और चीजों को देखते रहें और अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको पढ़ते रहें और चीजों को रिवाइज करते रहें। अब हम देखते हैं दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो अलग अलग अनुच्छेद दिया गया है उस अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 6 की यानी अनुच्छेद 6 के तहत क्या बातें की गई है। तो देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद अगर 6 की बात करें दोस्तों कि आर्टिकल 6 में क्या बातें रखी गई, तो आप यहां रहे शब्दों पे बहुत गौर रखिएगा दोस्तों। देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले मतलब ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या होता है भारत को प्रव्रजन करते हैं, मतलब माइग्रेट करके यहां आते हैं। तो अनुच्छेद 6 में यानी आर्टिकल 6 में दोस्तों किसके नागरिकता की बात की गई है?
ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को आते हैं। प्रव्रजन का मतलब आता है पाकिस्तान से माइग्रेट करके जो लोग भारत आते हैं। आप सिंपल सा ऐसे समझिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर मतलब वहां से निकलकर भारत आते हैं, मतलब पाकिस्तान से निकलकर जो लोग भारत आते हैं दोस्तों, उनके लिए नागरिकता का अधिकार क्या होगा, इस तरह की बातें कहां की गई है। तो इस तरह की बातें अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 में की गई है। इसी तरह अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसी से रिलेटेड एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या बातें की गई है, तो इसमें सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 8 हम बोले, अनुच्छेद 7 में क्या बातें की गई है दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 7 में क्या बातें की गई है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को आप दोस्तों इस तरह से याद रखेंगे। अनुच्छेद 7 में क्या है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात की गई है। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए दोस्तों, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भारत आते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जो भारत से पाकिस्तान जाते हैं। तो दोनों के लिए नागरिकता की क्या क्या कंडीशन होगी, इस तरह की बातें अलग अलग अनुच्छेद में की गई है। तो आप इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझिए। अनुच्छेद 6 जो है दोस्तों यानी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, इसको आप एक साथ याद रखेंगे। वो कैसे, देखिए अनुच्छेद 7 क्या बात करता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आते हैं, इंडिया आते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं यानी पाकिस्तान से भारत के लिए प्रव्रजन करते हैं, उनके लिए नागरिकता की कहां अधिकार क्या होगा, क्या बातें रखी जाएंगी, क्या उपबंध किया जाएगा। तो इस तरह की बातें दोस्तों अनुच्छेद 6 में यानी आर्टिकल 6 में रखी गई है। और ऐसे व्यक्ति जो भारत से दोस्तों क्या होता है पाकिस्तान चले जा रहे हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को जा रहे हैं यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का क्या अधिकार होगा या क्या प्रोसेस रखा जाएगा। तो इस तरह की बातें अनुच्छेद 7 में की गई यानी आर्टिकल 7 में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता की बात करता है, और अनुच्छेद 7 दोस्तों भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। तो आप इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा कि अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाता है 6 की जगह पे 7 दे दिया जाता है और 7 की जगह पे 6 दे दिया जाता है और कथन दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से उपरोक्त कथन सही है या गलत। तो आप ऐसे शब्दों को याद रखेंगे कि 6 मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले और 7 मतलब पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाने वाले। तो उम्मीद है आपको अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8 की यानी आर्टिकल 8 की। तो देखिए इसमें क्या बातें की गई दोस्तों, तो देखिए भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। यानी आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 8 है यानी आर्टिकल जो 8 है, इसमें किसके नागरिकता की बात की गई है, तो भारत के बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते लेकिन इनका जन्म कहां हुआ है, भारत में हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता की बात कहां की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 8 में की गई यानी आर्टिकल 8 में की गई है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं यानी इंडियन ओरिजिन के, जिनको बोला जाता है ना दोस्तों कि ये जो है ये भारतीय मूल के हैं यानी इंडियन ओरिजिन के हैं यानी इंडियन उत्पत्ति के हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, भारत से बाहर रहते हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन रह कहाँ रहे हैं दोस्तों, भारत के बाहर रहे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। तो एक व्यक्ति जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और एक व्यक्ति जो है दोस्तों अमेरिका में रह रहा है। और ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों का क्या है, भारतीय उद्भव है, मतलब इनकी इंडियन ओरिजिन है, इनका जो रिलेशन है वो भारतीय उत्पत्ति के हैं। तो ये दोनों अलग अलग देशों में रह रहे हैं, एक अमेरिका में रह रहा है दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। तो इनके लिए भारतीय नागरिकता का क्या उपबंध किया गया है, तो इस तरह की इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो यह प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 8 में किया गया है यानी आर्टिकल 8 में किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन वो है क्या, भारतीय उद्भव के यानी भारतीय मूल के हैं। तो आप इसमें भी गलती ना किए गए। देखिए सिटीजनशिप का जो फैक्ट है ना दोस्तों, यह कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों में अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक एक टर्म, एक एक शब्द, एक एक कीवर्ड आपको याद रखना है कि भारत के बाहर रहने वाले बट भारतीय उद्भव की व्यक्तियों की बात कहां की गई, अनुच्छेद 8 में की गई यानी आर्टिकल 8 में की गई है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 9 में यानी आर्टिकल 9 में किसके नागरिकता की बात की गई। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 9 के बारे में यानी आर्टिकल 9 के अनुसार कि अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, तो देखिए अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे भारत का नागरिक है लेकिन उसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे राज्य यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो उसके लिए क्या उपबंध होगा, क्या प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए बात कहां की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 9 में होती है। और भारत का जो नियम कहता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों, आप एक फिल्म अभिनेता हैं अक्षय कुमार, आप अक्षय कुमार के बारे में सुनते हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है। अब मुझे इसके बारे में पूरा आइडिया नहीं दोस्तों कि अक्षय कुमार ने कनाडा की अगर सिटीजनशिप ले रखी है तो उनकी भारतीय नागरिकता इस तरह से समाप्त मानी जानी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है यानी किसी दूसरे देश का वह सिटीजनशिप बन जाता है, सिटीजन बन जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या है, स्वतः समाप्त हो जाती है यानी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर रखी है। अगर उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर रखी है दोस्तों, तो अनुच्छेद 9 के अनुसार क्या कहता है कि उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो मुझे इस बारे में पूरी आइडिया नहीं है दोस्तों कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर रखी है कि नहीं रख रखी है, लेकिन इस तरह की बातें मुद्दे चलते रहते, न्यूज में चलते रहते हैं। तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि इस तरह की, मैंने इस अक्षय कुमार का उदाहरण इसलिए दिया है कि आप इसको कोरिलेट कर पाए, चीजों को समझ, अन्यथा मेरा किसी अर्थ में अक्षय कुमार का उदाहरण देना यहाँ कोई मुझे वो नहीं है कि इनसे मेरा कोई लाभ है या इनसे मेरा कोई दुश्मनी है, इनसे या कोई मुझे, देखिए वो अभिनेता बेहतरीन एक्टर है, इतने 25 सालों से 20 सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें उठती है तो इस तरह के मुद्दे को आप अगर यूज को रिलेट कर लेते हैं तो आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है यानी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नागरिकता का यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी नागरिकता का बात कहां किया गया, भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक की चीजें की गई है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बातें हैं, आपको यह सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। और अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 आप जानते हैं ना, आर्टिकल 5 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 11 तक की बातें किससे संबंधित है, तो इसकी संबंधित है दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से नागरिकता का समापन होता है और किस तरह से अलग अलग प्रवासी लोग नागरिकता को ग्रहण करते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम दोस्तों आज आपको यहीं तक बता रहे हैं, हम नागरिकता को इससे आगे नहीं बढ़ा रहे, इसका कारण है दोस्तों ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप अभी इतनी चीज़ों को डाइजेस्ट कर ले। डाइजेस्ट करने का मतलब दोस्तों आप इसको अपने चीज़ों को लर्न कर ले, याद कर ले, कॉन्सेप्ट को समझ ले, आर्टिकल को समझ ले कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया, 7 में क्या कहा गया, 8 में क्या कहा गया, 9 में क्या कहा गया है और नागरिकता के जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें मूल अधिकार और नागरिकता यानी नागरिकता के जो कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं और कुछ मूल अधिकार के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जो है स्टडी विथ रामा, आप इसको दोस्तों क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, आपके भाई बहन रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, तो आप उन तक क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि इससे दोस्तों उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे, उनको भी पता चलते रहे कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है। और दोस्तों यह भी हमारे मोटिवेशन के लिए भी यह जरूरी होता है दोस्तों कि हम इतने लोगों के लिए कुछ मदद कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, उनकी तैयारी में कुछ सहयोग कर पा रहे हैं ताकि वो सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सब दोस्तों अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना बुक रखे रहिए, मार्केट से जो भी बुक आपको सुटेबल लगे, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप जहां से समझ में आए चीज़ों को वहां से पढ़िए, लेकिन आप चीज़ों को पढ़िए, आप केवल वीडियो पर डिपेंड ना रहिए, आप वीडियो को 1-2 बार देखते रहिए, चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए और रिवाइज करते रहिए, आप अपना स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते रहिए और अपनी टारगेट के हिसाब से अपने तैयारी को पूरा समय दीजिए। आप दिन में चाहे 6 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा
घंटा पढ़ रहे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप अगर 4 घंटा ही टाइम दे रहे हैं तो आप दोस्तों 4 घंटा डेली टाइम दीजिए। आप इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए कि हमको इसी टाइम पढ़ना है, हमारा लिए टाइम फिक्स है, उसके बाद हमारे लिए कोई और कार्य है। यानी आप इस 4 घंटे को डेली दिए, कोई जरूरी नहीं कि आप 20-20 घंटा पढ़ें। आप जितना भी पढ़ रहे हो आप नियमितता पढ़ें, टाइमली पढ़ें और सही तरीके से दोस्तों क्या करें, चीज़ों को पढ़ते रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से सिटीजनशिप वाला चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप सबको दोस्तों कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।